हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th की कंप्यूटर एप्लीकेशन का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ नेटवर्किंग। बहुत आसान है, इसमें वो सारे टॉपिक इंक्लूडेड है जो आपको बचपन से ही पता है। ठीक है, 3G क्या होता है, 4G क्या होता है, SMS क्या होता है, वी कॉल क्या होती है, इंटरनेट क्या होता है। नहीं भी पढ़ोगे ना तब भी आराम से बना बना के लिख दोगे, बट एक बार मैं आपको इस लेक्चर के थ्रू बता दूँ ताकि आप उसमें लाइन्स लिख दो। ठीक है, और ये जो नोट्स हैं इसके साथ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ वगैरह सब अटैच कर दूंगी। तो ये पूरी PDF नोट्स की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, MCQs की, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। साथ के साथ कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल से रिलेटेड अपडेट्स भी आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। तो इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर नेटवर्किंग को। ओके, सो अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटरनेट क्या होता है। देखो, इंटरनेट एक ग्लोबल सिस्टम होता है जिसके साथ बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो अब्रॉड हो। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क है, वैन है, WAN, जिसकी वजह से हम जो है इंफॉर्मेशन को ढूंढ सकते हैं जो कि वेब्स के ऊपर स्टोर है, और ये हमें बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे ईमेल हो गया, वी कॉल हो गया, और वेब हो गया, चैट हो गया, इंटरनेट नेटवर्क, सोशल नेटवर्क हो गया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया। इस तरीके से इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है, जिस इंटरनेट को आज हम जानते हैं वो 1970s और 1980s में क्या कहलाता था, एरपानेट। एरपानेट क्या था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, और ये जो था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था। और बहुत सारे लोकल एरिया के जो नेटवर्क थे वो किससे कनेक्टेड थे, एरपानेट से कनेक्टेड थे, वो भी TCP/IP से। TCP/IP क्या होता है, ये होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब क्या होता है, हर एक कंप्यूटर का, हर एक आईपैड का, हर एक फोन का एक एड्रेस होता है, एक पर्टिकुलर एड्रेस, जिस एड्रेस की वजह से कोई भी डिवाइस जो है वो पहचाना जा सकता है, उसको हम बोलते हैं IP एड्रेस। तो ये जो IP आप यहाँ पर देख रहे हो ना, इस IP का मतलब भी क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। यानी कि हर एक कंप्यूटर का एक एड्रेस होता था, IP एड्रेस। उस IP एड्रेस से रिलेटेड जो भी वो डिवाइस होता था, जिसका वो पर्टिकुलर IP एड्रेस होता था, उस IP एड्रेस से उस डिवाइस की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती थी। तो हर एक IP एड्रेस को जोड़ने वाला जो नेट था उसको हम क्या बोलते थे, एरपा नेट। और ये जो पूरा नेट, ये जो TCP/IP प्रोटोकॉल था जिसकी वजह से सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए थे, वो कब हुआ था इस्टेब्लिश या फिर डेवलप, 1974 में, है ना। तो यहाँ पर इंटरनेट जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल फंक्शन बन चुका है। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होते हैं, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, जैसे मैंने आपको बता दिया, ये कुछ बेसिकली रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, किसके लिए, इंटरनेट के लिए, कि वो अपनी बाउंड्रीज के अंदर रहे, वो सिर्फ ये फंक्शन कर सकता है, ये उसके काम है, वो इसी कामों को करने में लगा रहा है और कुछ एक्स्ट्रा ना करे। तो ये कुछ रूल्स होते हैं, जैसे स्कूल्स जाओगे तो स्कूल के अलग रूल्स होंगे, लाइक दैट, है ना। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW। कोई भी वेबसाइट खोलोगे उसके आगे WWW लिखा होता है ना, तो वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ये इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी जो यूजर है वो बहुत सारी वेब पेजेस, बहुत सारी वेबसाइट्स जो है वो क्रिएट कर सकता है ना, और एक्सेस भी कर सकता है। और उन वेबसाइट्स में इमेजेस हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक हो सकती है, ऑडियो वीडियो हो सकती है। ठीक है, तो WWW जो है वो एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू हम वेब पेजेस को, जिन वेब पेजेस में ऑडियो वीडियो है, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और WWW के बाद HTTP भी प्रोटोकॉल होता है ना। अब वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर होते हैं डेटाबेस, जिसके अंदर बहुत सारे, मतलब ये बहुत बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, डाटा को स्टोर करने वाले सर्वर्स होते हैं। कि अगर जैसे मान लो मैंने गूगल पे लिख दिया कि सर्च अबाउट सोलर सिस्टम, ठीक है, तो मेरे जो ये रिक्वेस्ट है वेब ब्राउजर के थ्रू वो जाएगी वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर बहुत सारे रिजल्ट्स निकाल के वेब ब्राउजर को दे देगा और मुझे सामने से विजिबल हो जाएंगे। तो वेब सर्वर जो है वो एक डेटाबेस है जिसके अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर रहते हैं किसी भी बहुत सारे टॉपिक्स के रिलेटेड, और वेब ब्राउजर जो भी रिक्वेस्ट भेजता है वो वेब सर्वर के पास जाती है। ठीक है, नाउ व्हाट इज वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट जो वेब ब्राउजर होते हैं, जैसे क्रोम हो गया, मोजिला ओपेरा था पहले, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ये सारे होते हैं जिसकी वजह से हम कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, लाइक दैट, है ना। अच्छा, वेबसाइट्स क्या होते हैं, ये कुछ डिजिटल पेजेस होते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके अंदर डेटा होता है, ग्राफिक्स, साउंड, टेक्स्ट, वीडियो, मल्टीमीडिया और इंटरेक्टिव
इंटरेक्टिव कंटेंट इसके अंदर होता है, ठीक है। और जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है वैसे ही वेबसाइट का भी एक एड्रेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूआरएल। जैसे वेबसाइट का एड्रेस लाइक गूगल का अगर हम एड्रेस देखें तो HTTP www ये HTTP प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। और www वर्ल्ड वाइड वेब हो गया और वेबसाइट का नाम है ना, और इन मतलब क्या होगा कि ये इंडिया की है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, वेब पेजेस क्या होते हैं। देखो ये जो पेजेस होते हैं वो HTML लैंग्वेज में लिखे होते हैं, ये डिजिटल पेज होते हैं जिसके अंदर आपके टेक्स्ट लिखे होते हैं। जैसे कि किसी भी वेबसाइट में जाना, कॉन्टैक्ट अस का पेज होगा, अबाउट अस का पेज होगा, बहुत सारे पेजेस होंगे तो उन्हें हम वेब पेजेस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो वेब पेज हैं उनका भी एक एड्रेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। और उस वेब पेज में वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो भी, इमेजेस, सब कुछ हो सकता है ना। उसके बाद वेब ब्राउजर, आपको पता ही है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई दिए हैं। तो वेब ब्राउजर क्या होते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम जिसकी वजह से हम जो है बहुत सारी वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड वगैरह ये सब चीजें हो सकती हैं। जैसे कि उसके ऊपर हम इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इस तरीके से, ठीक है। अब ब्लॉग क्या होता है, जैसे हम अपनी पर्सनल डायरी लिखते हैं वैसे ही ब्लॉग भी एक डिजिटल डायरी होती है। टेक्निकल यूजर्स को, जिसको इसके बारे में पता है वो भी यूज कर सकते हैं, और जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, नॉन टेक्निकल यूजर्स भी इसको यूज कर सकते हैं। ये एक पर्सनल वेब पेज है, आप अपनी डेली लाइफ के बारे में या जिस चीज़ का आपको शौक है उसके बारे में आप अपने ब्लॉग्स पे लिख सकते हैं, और वो फिर गूगल पे रैंक करते हैं। और फिर अगर आप इसके साथ गूगल एडसेंस को कनेक्ट कर देते हो तो फिर आपको अर्निंग आने लग जाती है। न्यूज़ ग्रुप क्या होते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन का कोई ग्रुप हो जाना, उसे न्यूज़ ग्रुप कहते हैं, ठीक है। HTML क्या होता है, HTML होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको टिम बर्नर्स ली ने इन्वेंट किया था। और HTML की वजह से बहुत सारी वेबसाइट्स जो है वो बन पाती है विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। और अगर आपको कोडिंग की हेल्प से, तो HTML की कोडिंग की हेल्प से तो वेबसाइट बन गई, ठीक है। लेकिन अगर आप उस वेबसाइट को स्टाइलिश बनाना चाहते हो तो HTML के साथ साथ एक और लैंग्वेज होती है CSS, वो भी आपको सीखनी पड़ती है, तब जाके आपकी वेबसाइट जो है वो कोडिंग की वजह से बन पाती है। HTML की मदद से बेसिकली आप वेब पेजेस बनाते हो और वेब पेजेस को कनेक्ट करके एक वेबसाइट जो है वो बन जाती है, ठीक है। वेब एड्रेस क्या होता है कि हर एक वेबसाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, हर एक वेब पेज का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको आप यूआरएल बोलते हो, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ईमेल एड्रेस क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसके थ्रू हम जो है स्टैंडर्ड तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग एंड चैटिंग इसके अंदर हो सकती है, जैसे कि याहू मेल, रेडिफ मेल, जी मेल, हॉट्स मेल, इस तरीके से mailin.com लाइक दैट, है ना। अब हम जो है किसी भी वेबसाइट से कोई भी डाटा जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं अपने मशीन में, और हम जो है कहीं पर भी अपनी कोई भी फाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं इस कंप्यूटर सिस्टम में, है ना। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंटरनेट के रूल्स, जिसको हम प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। एक होता है TCP और IP प्रोटोकॉल। IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल में क्या होता है कि यहाँ पर हर एक कंप्यूटर को, हर एक डिवाइस को एक पर्टिकुलर एड्रेस मिल जाता है, वेब एड्रेस मिल जाता है, ठीक है। और वो एक पर्टिकुलर एड्रेस मिल जाता है जिसके थ्रू, उस एड्रेस के थ्रू जो है हम उस पर्टिकुलर डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो किसी के कंप्यूटर का IP एड्रेस इस तरीके से भी हो सकता है, कुछ डिजिट्स एंड डॉट्स के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोटोकॉल क्या होता है हमारा, SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इस प्रोटोकॉल के थ्रू हम जो है ईमेल को एक, दो या दो से ज्यादा सर्वर्स के बीच में भेज सकते हैं। जैसे कभी कभी हम ईमेल को 2-3 लोगों को साथ में भेज देते हैं या फिर n नंबर ऑफ लोगों को साथ में भेज देते हैं, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की वजह से ही हो पाता है। POP3 कैसा प्रोटोकॉल है, ये एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है जिसमें हमारा जो डिवाइस होता है वो हमारे डिवाइस से रिलेटेड ईमेल को रिसीव करता है और आपके लिए रोके रखता है कि आप जो है अपना मेल बॉक्स जब चेक करोगे तो वो मेल जो है आपको शो करे। तो ये POP3 की वजह से होता है ना। HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है कि जैसे इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो एक्सचेंज होती है, कभी डाउनलोड होता है, कभी अपलोड होता है, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो संभालता है ना। एवरी एक्शन, हर एक वेब सर्वर या फिर वेब ब्राउजर जो भी एक्शंस हैं वो जो है वो जो कमांड दे रहे हैं उन सबको ध्यान में कौन रखता है, HTTP। तो हाइपर टेक्स्ट एक ऐसे सिस्टम है जिसके थ्रू बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, फाइल्स है, जिनके अंदर इमेजेस भी है, साउंड इफेक्ट भी है, टेक्स्ट भी है, वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं। जैसे कि एक वेब पेज पे टेक्स्ट भी लिंक हो जाता है, इमेज भी लिंक हो जाती है, वीडियो भी लिंक हो जाती है। तो वो किसकी वजह से हो पाती है, HTTP। तभी आपने देखा होगा कि हर एक वेबसाइट के आगे www से आगे ये HTTP लगा होता है। क्यों लगा होता है, क्योंकि उस वेबसाइट पे सारी टाइप के मल्टीमीडिया है, वीडियो भी, ऑडियो भी है, ग्राफिक भी है, वो सारे आपस में इंटीग्रेट कैसे हो पा रहे हैं, इसी प्रोटोकॉल की वजह से। ठीक है, उसके बाद HTTPS क्या होता है, यहाँ पर अब इसी प्रोटोकॉल में S लग गया, यानी कि ये होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, यानी कि ये एस जब भी आपको दिख जाएगा, इस एस का क्या मतलब होगा, अगर यहाँ पे HTTPS होगा ना तो उस वेबसाइट के नाम के आगे एक ताला छपा होगा, दैट मीन्स वो वेबसाइट जो है वो सिक्योर है। अगर वो ताला आपको ना दिखे दैट मीन्स वो वेबसाइट अनसिक्योर है, उसको यूज ना करें। ठीक है, उसके बाद है आपका SSH प्रोटोकॉल, ये होता है सिक्योर शेल प्रोटोकॉल। ये एक क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है, इसके अंदर जो है नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सब इसके अंदर होते हैं, कि ये अनसिक्योर्ड नेटवर्क है, ये सिक्योर्ड नेटवर्क है, इस तरीके से। कभी कभी आप चीजें डाउनलोड करते हो और उस पर लिखा होता है ना कि दिस फाइल मे नॉट बी सिक्योर्ड, इस तरीके से कीप और डिस्कार्ड, तो आप कीप कर देते हो, तो वो अनसिक्योर्ड नेटवर्क को बता देता है। उसके बाद है SFTP, यानी कि ये जो है सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हमने SFTP ऊपर पढ़ा था उसका ये शॉर्ट है, इसको आप SSH भी बोल सकते हो। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हमारे पासवर्ड्स को सिक्योर रखता है, हमारे डेटा को सिक्योर रखता है, हमारे डेटा को प्राइवेट रखने से हेल्प करता है ताकि वो जो है हैक ना हो। ठीक है, FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, हम जो है दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स पे अपनी फाइल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से। SCP क्या होता है, सिक्योर कॉपी। ये जो है हमारी जो जितनी भी फाइल्स हैं उनको सिक्योरली ट्रांसफर करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद टेलनेट क्या होता है, ये एक इंटरनेट सर्विस है जो कि इंटरनेट ही प्रोवाइड करता है, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है, चाहे वो कितने भी दूर हो हमसे, है ना। और एक चाहे वो रिमोट एरिया में एक कंप्यूटर है, वो दूसरे दूसरे इतनी दूर दूर के लोकेशंस पे भी वो कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद सबके सब काम कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद SMTP क्या होता है, द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, ईमेल्स जो हैं इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल होता है, उनका ट्रांसफर होता है इस तरीके से। ओके, अब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का क्या मतलब है, कि इंटरनेट के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हम उसको जो है एक्सेस कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, अब हम किसी सर्च इंजन पे कैसे साइट को लोकेट करें, सर्च इंजन जैसे कि मान लो गूगल फायरफॉक्स है या फिर गूगल क्रोम है, तो उसके थ्रू हम जो भी सर्च करेंगे वो फिर वेब सर्वर हमें वेबसाइट्स दिखाएगा, और उसके बाद हम जो है उस टॉपिक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। हम जो है इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों को ढूंढ भी सकते हैं, वेबसाइट्स की वजह से जो है हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को ढूंढ सकते हैं। और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे कि ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, जो कि सोशल मीडिया वेबसाइट्स भी कहलाती हैं। उसके अंदर हम फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं। चैट क्या होती है, कि हम जो है इंटरनेट पे टॉक कर सकते हैं, टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं, स्टिकर्स भेज सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, आजकल तो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं हम। ईमेल तो आपको पता है ये इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, हम जो उससे चैट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड वे में भी, है ना। उसके अंदर हम पिक्चर्स, PDF, वीडियोस, ग्राफिक्स, GUI ये सब अटैच कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिसको आप वी कॉल भी बोल सकते हो, इसके अंदर वीडियो कैमरास होते हैं, आप वीडियो के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो अगर वो बहुत दूर दूर हैं, इस तरीके से। ई लर्निंग क्या होता है, कि जैसे अभी आप कर ही रहे हो, मुझे आप अपने फ़ोन पे देख रहे हो, तो वो ई लर्निंग ही है। इंटरनेट की वजह से आपको वीडियो मिली है यूट्यूब के थ्रू, तो यू आर लर्निंग व्हाट आई एम टीचिंग यू, दैट इज ई लर्निंग, है ना। ई बैंकिंग क्या होती है, आप जो है डेली ट्रांसफर करते हो, पेटीएम करते हो, मनी ट्रांसफर करते हो बैंक टू बैंक में, है ना। तो होती है ई बैंकिंग, जिसमें आप इंटरनेट के थ्रू अपनी बैंकिंग सर्विसेज को अवेल करते हो। ई शॉपिंग, आप जो है अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से, बहुत सारी वेबसाइट से शॉपिंग करते हो, डिलीवरी प्लेसअप करते हो, तो फिर वो ई शॉपिंग हो गया। ऑर्डर प्लेसअप करते हो तो वो ई शॉपिंग हो गया। ई रिजर्वेशन क्या होता है, कि हम जो है ऑनलाइन ही टिकट्स की, एयरप्लेन्स की और लाइक वाटर ट्रांसपोर्ट की टिकट्स को रिजर्व कर देते हैं,
तो ई रिजर्वेशन हो गया। ई गवर्नेंस क्या होता है कि हम गवर्नमेंट की साइट्स को यूज कर रहे हैं इंटरनेट की हेल्प से, तो ई गवर्नेंस हो गया। ई ग्रुप्स क्या होता है कि हम अपने फैमिली के ईमेल्स ले ले फैमिली के मेंबर्स के थ्रू और फिर एक ग्रुप बना दे, या फिर फ्रेंड्स का ईमेल ले ले उसका एक ग्रुप बना दे, तो वो हो गए ई ग्रुप्स। ठीक है, ऐसे ही ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका ईमेल ले लिया, फिर हमने ऑफिस का ग्रुप बना दिया, इस तरीके से। सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी आपको पता ही होती है। इससे क्या होता है, हम बहुत सारे फंक्शंस कर सकते हैं, हम जो है रील्स बना सकते हैं और शॉर्ट्स बना सकते हैं, नहीं हम जो है रील्स बना सकते हैं, पोस्ट अपनी डेली लाइफ के बारे में पोस्ट कर सकते हैं, स्टोरीज लगा सकते हैं, चैटिंग भी कर सकते हैं, और भी एन नंबर्स ऑफ फंक्शन होते हैं। एसएमएस क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। इसमें आप 160 कैरेक्टर्स जिनकी लेंथ होती है उस टाइम पे आप जो है वो सेंड कर सकते हो कोई भी मैसेज किसी भी नंबर को, कॉन्टैक्ट को। फिर एमएमएस आते हैं, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, जिसके अंदर आप ओनली टेक्स्ट को हटा के, जैसे एसएमएस में सिर्फ ओनली टेक्स्ट होते थे, एमएमएस में आप मल्टीमीडिया जैसे कि ऑडियो, वीडियो, साउंड वगैरह कुछ भी, पिक्चर्स वगैरह कुछ भी आप सेंड कर सकते हो। 3G क्या होता है, वो एक इंटरनेट सर्विस थी जो कि अब जाए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है, और इसके थ्रू आपको इंटरनेट मिला करता, और वो कितने 0.2 MBits की उसके स्पीड से वो चलता था। और 4G जो है वो अब जो है वायरलेस इंटरनेट आ चुका है। 3G के बाद 4G ही आया था। ये 3G से 5 to 7 टाइम्स फास्टर है और 150 Mbps/सेकेंड इसकी स्पीड है। अब जो है वो 5G भी आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें बस आपको 2-4 लाइन्स याद करनी होगी, बाकी आप खुद भी बना बना के लिख सकते हो। बेसिक कंसेप्ट्स ही हैं इसके अंदर सारे। और आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th कंप्यूटर का चैप्टर HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बहुत आसान है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखो, HTML को इन्वेंट किया था टिम बर्नर्स-ली के नाम के साइंटिस्ट ने। और कब किया था? नवंबर 1990। ठीक है, नवंबर 1990। और उनका क्या पर्पस था कि जैसे जो साइंटिस्ट हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में काम करते हैं वो एक दूसरे के रिसर्च डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर पाएँ, इसलिए उन्होंने HTML जो लैंग्वेज है वो बनाई थी। HTML जो फॉर्मेट होता है ना, HTML की जो भी कोडिंग लैंग्वेज होती है, वो कंप्यूटर को क्या बताती है कि कैसे एक वेब पेज को डिस्प्ले करना है। यानी कि जैसे हमारी वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट जो है उसका यहाँ पर ऐसे लोगो लगा हुआ है, उसमें ये चीज़ स्लाइड कर रही है, उसमें ग्राफिक्स बदल रहे हैं, उसमें ये कलर आया हुआ है, यहाँ पर इतने ऑप्शंस है, लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, सेंटर में क्या आ रहा है, अलाइनमेंट कैसा है, कौन सा कलर कहाँ पे यूज़ हुआ है। तो ये जो पूरी वेबसाइट का पूरा वेब पेज होता है वो कैसा कैसा होगा, उसके अंदर क्या कलर होगा, कौन से फीचर्स होंगे, वो जो है HTML लैंग्वेज से बनते हैं। और HTML फॉर्मेट से ही एक वेब पेज जो है हमें डिस्प्ले हो पाता है। अब HTML लैंग्वेज में टैग्स होते हैं, टैग्स को हम कोड्स भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से हम जो है एक पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, और ये जो टैग्स होते हैं वो इन ब्रैकेट्स के अंदर, ये जो आपको ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ना, ग्रेटर देन और लेस देन वाले, इन ब्रैकेट्स के अंदर ये टैग होते हैं। टैग्स जो हैं वो ब्राउज़र को बताते हैं एक स्पेशल वर्ड की तरह कि आपको कौन सा एक्शन जो है वो परफॉर्म करना है। ठीक है, अब टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, जैसे कि मान लो एक बॉडी टैग है, बॉडी टैग के भी सब पार्ट्स हैं और उन सब पार्ट्स को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स। और वो एट्रीब्यूट्स जो वो टैग के अंदर ही यूज़ होते हैं। अब HTML डॉक्यूमेंट कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले ये जो है हम नोटपैड में बनाते हैं। किस में बनाते हैं? ये जो कोडिंग जितनी भी हम लिखते हैं ना HTML की, वो नोटपैड में बनती है। और जब हम नोटपैड वाली जो फाइल जिसके अंदर हमने HTML की कोडिंग करी है उसको हम .htm या फिर .html के नाम से सेव कर देते हैं, तब जाके वो फाइल जो है वो खुलेगी ब्राउज़र में, और जो हमने कोडिंग करी है उस हिसाब से हमारा वेब पेज जो है वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इसकी एक्सटेंशन क्या है HTML की? .htm या फिर .html, और क्रिएट किस में होता है? नोटपैड में। अब इसकी कोडिंग कैसे स्टार्ट होती है? इसमें टैग में आप लिखोगे सबसे पहले HTML की, हम HTML स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आता है हमारा हेड, उसके बाद हमारा आता है टाइटल। ठीक है, टाइटल में जो भी आपकी डॉक्यूमेंट का या फिर जो भी आपकी वेबसाइट का टाइटल होने वाला है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और इसी नाम से जो है आपकी फ़ाइल सेव होगी। ठीक है, और टाइटल को यहाँ पर क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद हेड यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, हेड फिर क्लोज हो जाता है टाइटल के बाद, है ना।
अब उसके बाद आपको बॉडी लिखनी है, फिर बॉडी टैग के अंदर बॉडी के एट्रीब्यूट्स आएंगे। इसी बॉडी में आप पूरा टैग्स के थ्रू या टैग्स की हेल्प से लिखते हो कि आपको कैसी वेबसाइट चाहिए। फिर आज जब आपने सारी वेबसाइट की कोडिंग कर ली, फिर आप बॉडी क्लोज करते हो और ये जो HTML यहाँ पे ओपन किया था वो यहाँ पर HTML क्लोज कर दोगे। तो ये जितने भी टैग्स होते हैं ये ज़रूर क्लोज ज़रूर होते हैं, ठीक है। जैसे HTML है वो यहाँ क्लोज हो गया, हेड जो है वो यहाँ क्लोज हो गया इस हैश इस स्लैश की वजह से, ठीक है। टाइटल जो है वो यहाँ पे क्लोज हो गया, बॉडी जो है वो स्टार्ट होकर फिर यहाँ पे क्लोज होगी जब हमने पूरी डिज़ाइनिंग कर ली, ठीक है। लेकिन कई टैग्स ऐसे भी होते हैं जो बिना क्लोज के भी होते हैं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये होता है हमारे HTML, है ना। तो बेसिक जो कोडिंग है वो मैंने आपको बता दी है। अब ये देखो, दो टाइप के टैग होते हैं, एक कंटेनर टैग होता है। कंटेनर टैग में क्या होता है, एक मतलब ये अगर बिगिन होता है तो ये एंड भी होता है स्लैश लगा के, और एक होता है एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग कौन सा होता है कि ये कभी क्लोज नहीं होता, इसकी बिगिनिंग भी ऐसी ही रहती है और इसकी एंडिंग भी ऐसी होती है, इसको एंड करने की नीड नहीं होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी टैग बोलते हैं ना। अब जैसे मैंने आपको बताया था एट्रीब्यूट्स के बारे में कि जो टैग्स होते हैं उनके कुछ सब पार्ट भी होते हैं जिनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। और बेसिकली हमारे बॉडी टैग में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं, जैसे कि हमारी वेबसाइट का कलर, बैकग्राउंड कलर क्या होगा जिसको हम BG कलर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी बॉडी का बैकग्राउंड क्या होगा, हमारी बॉडी में लाइक हमारी वेबसाइट में कौन कौन से टेक्स्ट होंगे, हमारी वेबसाइट में कौन सी लिंक होगी, और ए लिंक, यहाँ पर मैं इसको हटा देती हूँ, और ए लिंक जो है वो कौन सी लिंक होती है, एक्टिव लिंक, यानी कि इस लिंक पे अभी तक आप गए नहीं हो। वी लिंक कौन सी होती है, जो आप जिस लिंक पर आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हो, विजिटेड लिंक इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स हैं, इसकी भी कोडिंग अभी हम आगे सीखेंगे, ठीक है। एक हेडिंग टैग होता है जो कि किससे स्टार्ट होता है, HR टैग से। किससे सॉरी, एक हेडिंग टैग होता है जिसके 6 पार्ट्स होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। इसमें आप अलग अलग साइजेस की हेडिंग डाल सकते हो। और एक फॉन्ट टैग होता है जैसे आप टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करते हो ना, फॉन्ट का कलर भी चेंज करते हो, साइज भी चेंज करते हो, फॉन्ट का फेस भी चेंज करते हो, ठीक है। तो फॉन्ट टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कि फेस, साइज और कलर। एक होता है हमारा पैराग्राफ टेक्स्ट टैग, जिसमें आप पैराग्राफ जो है वो लिख सकते हो। अगर आपको अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन कराना है तो फिर U टैग का यूज़ करेंगे, इटैलिक्स कराना है तो इटैलिक्स का, अगर हमें बोल्ड कराना है तो B टैग का। तो इस तरीके से हम जो है वो अपने टेक्स्ट को, लाइक इसके भी सब टैग्स हो गए हमारे, लाइक इसके भी हमारे क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए। एक होता है हमारा HR क्या होता है, हॉरिजॉन्टल के लिए, अगर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है तो हम HR टैग भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक देखो, एक SUB टैग होता है और एक SUP टैग होता है, ठीक है। SUB को हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट टैग, और एक SUP क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट टैग, ठीक है। यहाँ पे देखो इस कोडिंग में, यहाँ पर SUP लगाया हुआ है, यहाँ पर देखो X + Y SUP सुपरस्क्रिप्ट में 2 लगाया है। तो सुपरस्क्रिप्ट मतलब होता है कि अगर हमें किसी का स्क्वायर लगाना है तो, ठीक है। और यहाँ पर, और अगर हमें किसी के नीचे शो करना है, ये जो स्क्वायर वाली डिग्री होती है, अगर हमें नीचे शो करनी है तो हम सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पर हमने सबस्क्रिप्ट का यूज़ कर लिया। तो ये 2 टैग्स होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, अगर हमें बैकग्राउंड कलर यूज़ करना है तो हम BG कलर टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। और कलर, जो BG कलर में कलर आती हैं, उस कलर को आप कैसे डिनोट करोगे, RGB में, ठीक है। कि RGB उस कलर का कोड क्या है वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे आराम से, कि हेक्स कोड कौन सा होता है और RGB कोड कौन सा होता है। कोई भी दोनों कोड में से आप कलर वैल्यूज़ डाल सकते हो, ठीक है। जैसे इसका फॉर्मेट क्या हो सकता है, जैसे बॉडी BG कलर = फिर आपने हेक्स कोड डाल दिया, हेक्स कोड में आपको हैशटैग लगाना होता है, तभी इसका नाम हेक्स कोड है। और जो कलर का कोड है, अगर आपका RGB में है कोड तो बॉडी BG कलर RGB, और आपने RGB कोड डाल दिया और फिर क्लोज कर दिया, ठीक है। अब आपने अगर बैकग्राउंड में कोई इमेज भी लगानी है तो आप बॉडी बैकग्राउंड में लगा सकते हो कि clouds.gif नाम से मेरे डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल है, वो मेरा बैकग्राउंड होना चाहिए। या फिर आप जो है कहीं और से लिंक भी डाल सकते हो कि ये मेरा बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। अब और देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बना के देख लेते हैं हम कोडिंग करके। सबसे पहले मैंने HTML डाला, फिर हेड डाला, टाइटल यानी कि वेबसाइट का मैंने या फिर वेब पेज का मैंने ABC डाल दिया, हेड क्लोज कर दिया। अब मैंने बॉडी स्टार्ट कर दी अपनी, ठीक है। और मैं चाहती हूँ मेरी
वेबसाइट का जो बैकग्राउंड कलर है, बीजी कलर है, वो वाइट रहे, ठीक है। तो मैंने बॉडी के साथ इसका एट्रीब्यूट लगा दिया, बीजी कलर इज इक्वल टू शुड बी वाइट, तो मैंने ये वाइट लिख दिया, ठीक है। या फिर मैं इसका हेक्स कोड भी लगा सकती हूँ, जो भी मेरा हेक्स कोड होगा वाइट कलर का, तो वो मैं लगा दूंगी इस तरीके से, ठीक है। या फिर मैं RGB कोड भी लगा सकती हूँ, नेट पे से देखकर कि वाइट का RGB कोड क्या होगा, वो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये बॉडी बीजी कलर लगा दिया। अब उसके बाद मान लो मुझे हेडिंग डालनी है, ठीक है। जैसे मेरे को स्टार्टिंग में ही हेडिंग लगानी है, तो मैं कैसे लगाऊंगी, हेडिंग 1, ठीक है। और हेडिंग 1 जो है उसमें मेरे को अंडरलाइन भी कराना है, इटैलिक्स भी कराना है, और उसको बोल्ड भी कराना है। और हेडिंग जो होगी मेरी वो होगी हेलो, ठीक है। और फिर मुझे इसको बोल्ड क्लोज करना है, इटैलिक्स भी क्लोज करना है, अंडरलाइन भी क्लोज करना है। और उसके बाद हम हेडिंग टैग को क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है वो एक एम्प्टी टैग होता है। उसके बाद सोच लो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खिंचवानी चाहिए, तो मैंने HR लगा दिया। फिर उसके बाद मेरे को एक पैराग्राफ स्टार्ट करना है, तो मैंने P टैग का यूज़ किया, उसके अंदर अपना पैराग्राफ लिख दिया। उसके बाद अगर मुझे ब्रेक देना है तो मैंने ब्रेक टैग का यूज़ कर दिया, फिर मैंने पैराग्राफ लिख के पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से, और उसके बाद जब मेरा बॉडी जो पूरी हो गई तो मैंने बॉडी को क्लोज कर दिया और HTML को भी क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से हम जो है वो कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब और देख लीजिए यहाँ पर इमेजेस, अगर हमें इमेजेस इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हम कैसा टैग यूज़ करते हैं, IMG टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। IMG टैग के साथ साथ ना एक उसका एट्रीब्यूट भी लगता है, जिसको हम बोलते हैं SRC। क्या बोलते हैं, SRC, कि ये जो इमेज है उसका एड्रेस क्या है, वो इमेज आपने कहाँ से ली है। मान लो अगर मेरे डेस्कटॉप पे शिखा.jpg के नाम से एक इमेज जो है वो डाउनलोडेड हो रखी है, तो उस एड्रेस को मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी कि शिखा.jpg से मुझे इमेज लेनी है। उसकी विड्थ जो है वो इतनी होगी, हाइट जो है वो इतनी होगी। ऑल्ट जो एट्रीब्यूट है वो उस इमेज के नीचे जो टेक्स्ट लिखा आता है ना, वो ऑल्ट में हम लिख देते हैं। और उसके बाद लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, जो आप अगर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो, अगर आपका डिस्क्रिप्शन बहुत लंबा है, आपको इमेज पूरी डिस्क्राइब करनी है, तो आप लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन भी दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो। और फिर आपका जो इमेज वो है टैग, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा जो है आपका कोडिंग HTML का, वो इमेजेस के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे इमेज SRC, मुझे इमेज एम्बेड करानी है, तो इमेज SRC flower.jpg, उसकी विड्थ 200 होगी, हाइट जो है 150 होगी, और उसका नाम जो है वाइट रोजेस होगा, और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने abc.html वाली फाइल में ऑलरेडी इसका डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो इस तरीके से आप जो है इमेज डाल सकते हो अपनी कोडिंग में, ठीक है। उसके बाद अलाइन क्या होता है, अलाइन एट्रीब्यूट होता है कि अगर आपको अपना कोई भी टेक्स्ट है या फिर कोई भी चीज़ है जो कि आपको लेफ्ट में रखनी है, राइट में रखनी है, सेंटर में रखनी है वेब पेज के, तो उसके लिए आप अलाइन का यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उसमें आपने एक इमेज डाल दी, वही flower.jpg वाली, ऑल्ट डाल दिया, विड्थ डाल दी, हाइट डाल दी, लेकिन आप चाहते हो कि ये जो फ्लावर वाली इमेज है वो मेरी वेबसाइट के एकदम लेफ्ट में शो हो, तो मैंने उसमें अलाइन एट्रीब्यूट भी लगा दिया और लेफ्ट लगा दिया, और फिर मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने पैराग्राफ लिख दिया, द इमेज विल बी फ्लावर टू द लेफ्ट ऑफ द वेब पेज, और फिर मैंने पैराग्राफ भी क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से आप अलाइन टैग का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कोडिंग थी। अब हम बात करेंगे लिस्ट और लिंक की। जैसे आपके घर में राशन खत्म हो गया है, तो आप लिस्ट बना लेते हो कि हमें क्या क्या लेकर आना है, ठीक है। वो जो है सर्कल की फॉर्म में भी हो सकती है, स्क्वायर की फॉर्म में भी आप लिस्ट बना सकते हो, है ना, डिस्क की फॉर्म में भी आप बना सकते हो, एरो की फॉर्म में भी, उसके बाद ABCD की फॉर्म में भी बना सकते हो, 1 2 3 की फॉर्म में भी बना सकते हो, रोमन नंबर की फॉर्म में भी बना सकते हो, है ना। तो इस टाइप से 3 लिस्ट होती हैं, एक हमारी होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, एक हमारी होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, और एक होती है हमारी डेफिनेशन लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट वो होती है जिसमें हम बुलेट्स डालते हैं, जैसे कि जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, जैसे सर्कल डाल दिया, स्क्वायर डाल दिया, ट्राइंगल डाल दिया, एरो डाल दिया, इस तरीके से। ऑर्डर्ड लिस्ट वो होती है जिसमें नंबरिंग होती है प्रॉपर, या फिर अल्फ़ाबेट्स होते हैं, या फिर रोमन न्यूमरल्स होते हैं, और एक DL होती है डेफिनेशन या फिर ग्लॉसरी लिस्ट। ये जो है जो आप डिक्शनरी क्रिएट करते हो ना, जिसमें सारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आता है, वो होती है आपकी DL लिस्ट, ठीक है। अब अगर मान लो आपको ऑडियो और वीडियो इंसर्ट करनी है अपनी वेबसाइट में, तो उसका क्या टैग होता है, इसमें आपको एम्बेड लगाना होता है। क्या लगाना होता है, एम्बेड
कि आप एम्बेड कर रहे हो, उसकी हाइट होगी 50, विड्थ होगी 100, और SRC यानी कि आप वीडियो, अगर आप ऑडियो कर रहे हो तो उसका पाथ क्या होगा, उस ऑडियो का रास्ता क्या है, तो आपने उसका रास्ता डाल दिया कि रोर डॉट, अब जो आपकी ऑडियो वो तो MP3 में ही होगी ना ऑलमोस्ट, तो roar.mp3 में जो आपकी ऑडियो स्टोर है वो मैं एम्बेड कर रही हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर, तो उसकी कोडिंग जो है वो ये हो गई, ठीक है। अब मान लो अगर आपको इंसर्ट करनी है वीडियो, तो जैसे आपने बॉडी टैग स्टार्ट कर दिया, उसके सेंटर में आप डलवाना चाहते हो वीडियो, ठीक है, तो आपने कर दिया एम्बेड, एम्बेड लिख दिया, वीडियो और ऑडियो दोनों के लिए एम्बेड आएगा। फिर आप उसकी हाइट होगी 250, विड्थ होगी 320, SRC आपने पाथ डाल दिया कि वीडियो का पाथ क्या है, movie.mp4 या फिर कोई भी मूवी का नाम सूर्यवंशी.mp4, ठीक है। और उसके बाद आपने एक ब्रेक दे दिया, फिर उसके बाद आपने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, सेंटर को क्लोज कर दिया और बॉडी को क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो ऑडियो और वीडियो भी। अब बात करते हैं लिंक्स की। मान लो आपको लिंक डलवानी है अपनी वेबसाइट में, कई लोग जो है लिंक डाल देते हैं, जैसे कि जो कि दूसरे वेब पेज पे आपको रीडायरेक्ट कर देती है, ठीक है। तो उस लिंक के लिए आपके पास एक स्पेशल एंकर टैग होता है जिसको हम ए बोलते हैं, ठीक है, और उसका एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम बोलते हैं href, ठीक है। यहाँ href टैग में आप उस पेज का URL डालते हो कि आपको किस पेज पे आपको रीडायरेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सिंटैक्स देख लेते हैं क्या है। आपको एक लिंक डलवानी है तो आपने ए लगा दिया एंकर टैग, उसके बाद href लगा दिया क्योंकि आप एड्रेस डालोगे उस वेब पेज का जहाँ पर आपको अपने क्लाइंट्स को रीडायरेक्ट कराना है। उसके बाद आपने टारगेट लिख दिया। टारगेट क्या होता है, वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट, कि आपको वो जो लिंक है वो कहाँ पर खुलवानी है, वेब ब्राउज़र पर या किसी दूसरे पेज पर, तो आपने वो टारगेट डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपने नेम डाल दिया, नेम में आपका आ जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट क्या होगा, टेक्स्ट एक्टिंग एज अ हाइपरलिंक, मतलब वो क्या टेक्स्ट लिखा होगा कि जिसे दबाते ही आप दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे और एंकर टैग को क्लोज कर दोगे, ठीक है। तो ये जो है आपका हो गया लिंक का, ओके। अब हम बात करेंगे टेबल्स के बारे में। हमारे HTML में जो है वो टेबल्स भी बनते हैं। टेबल के अंदर क्या होती है, अगर हमें कभी भी टेबल टैग को स्टार्ट कराना होता है तो टेबल टैग हम लिखते हैं, फिर उसके अंदर टेबल की रोज़ भी होती हैं, फिर उसके अंदर टेबल की हेडिंग भी होती है, फिर उसके अंदर टेबल का डाटा भी होता है, फिर टेबल जो है वो क्लोज भी होता है ना। ये ही हमारे मेन है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। एक होता है कॉलम स्पैन, अगर हमें दो या दो से ज़्यादा कॉलम को मर्ज कराना है तो हम कॉल स्पैन लगाते हैं। अगर आपको रोज़ को दो या दो से ज़्यादा रोज़ को स्पैन करना है, मर्ज करना है, तो आप रो स्पैन भी लगाते हो, ठीक है। अगर आपको टेबल का बॉर्डर भी रखना है तो आप टेबल का बॉर्डर भी रखते हो। तो अब देखो इसके अंदर कैसे कैसे वो होगी, कोडिंग होगी। HTML लिखा, उसके बाद आपने हेड लिख दिया, फिर आपने हेड के बाद टाइटल लिख दिया, टाइटल आपने डाल दिया टेबल्स, ठीक है। टाइटल को फिर आपने क्लोज कर दिया, जब आपने टाइटल डाल दिया तो हेड भी क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर आपने बॉडी लिखा। अब बॉडी के अंदर आपको जो है एक टेबल बनाना है अपनी वेब पेज में, तो आपने सबसे पहले टेबल टैग को स्टार्ट कर दिया और आप चाहते हो कि उसका जो बॉर्डर है वो 2 हो, तो मैंने 2 डाल दिया, ठीक है। तो टेबल में हमने डाल दिया। उसके बाद मैं टेबल की रो को स्टार्ट कर रही हूँ। क्या स्टार्ट कर रही हूँ, टेबल की एक रो मैंने स्टार्ट कर दी, यानी कि टेबल की पहली रो जो है वो बन गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपने टेबल की रो स्टार्ट करा दी, अब एक रो जो है वो बन गई है। उस टेबल की रो में आपने हेडिंग डलवा दी नेम, ये TH मतलब टेबल हेडिंग। तो इस रो में मैंने एक हेडिंग डलवा दी नेम, और दूसरी हेडिंग मैंने कौन सी डलवा दी इस रो में, टेलीफोन की, ठीक है। उसके बाद मेरा इस रो का काम खत्म हो गया, तो मैंने टेबल रो फिर से बंद कर दी। उसके बाद नेक्स्ट रो मैंने फिर से स्टार्ट कर दी, टेबल रो अगेन स्टार्ट। नेक्स्ट अब दूसरी जो है रो बन गई, अब उसके अंदर मैं टेबल डाटा डलवा रही हूँ। पहले तो मैंने रो की अपनी हेडिंग डलवाई थी, तो इसलिए मैंने TH यूज़ किया था, यानी टेबल हेडिंग। अब मैं इसी रो के अंदर अपना टेबल का डाटा डलवा रही हूँ, तो मैं TD का यूज़ करूँगी। तो मेरा नाम जो है वो बिल गेट्स है। मैं जो है अपनी, जैसे ऊपर जो है नेम लिखा था और यहाँ पर टेलीफोन लिखा था, ये तो हो गया मेरे टेबल की हेडिंग, यानी कि TH हो गया इस रो वाली में। अब मैं टेबल डाटा डलवा रही हूँ, तो मेरा जो टेबल का TD है, नेम में आ जाएगा बिल गेट्स और उनका जो नंबर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और टेबल डाटा को मैं करूँगी क्लोज और फिर इस रो को भी कर दूँगी क्लोज। इस तरीके से जो है जो टेबल है उसकी कोडिंग लगेगी, ठीक है। अब आप इसमें और भी लिख सकते हो। फिर आपने टेबल को बंद कर दिया, फिर उसके बाद आपने एक हेडिंग डलवाई है। हेडिंग जो है आपने 4 तक की सेट करी है, वर्टिकल हेडर्स इसका नाम है। टेबल का बॉर्डर आपने 4 रखा, फिर दोबारा से टेबल की एक रो स्टार्ट करी, उसकी हेडिंग डलवाई फर्स्ट नेम, फिर टेबल की हेडिंग क्लोज करी, फिर उस टेबल में डाटा डलवाया बिल गेट्स, फिर वो बंद कर दिया, फिर टेबल की रो
बंद करी, फिर टेबल की अगेन रो स्टार्ट करी, फिर उसमें टेलीफोन डलवाया, टेबल की जो हेडिंग है वो भी क्लोज करी। इस तरीके से आपको टेबल की जो कोडिंग है वो स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब अगर आपको अलाइन टैग जो है वो डलवाना है, अलाइन टैग मतलब कि जो आप अपना टेबल है वो सेंटर में डलवाना चाहते हो, लेफ्ट में डलवाना चाहते हो, राइट में डलवाना चाहते हो, तो ये टेबल में जहाँ पर आपने बॉर्डर डाला था वहीं पर आप अलाइन टैग को यूज़ कर लेंगे और लास्ट में अलाइन टैग को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। बॉर्डर का कलर, अगर आपको बॉर्डर, जैसे आपने बॉर्डर डाला है तो उसकी आप विड्थ भी डाल सकते हो और बॉर्डर कलर भी डाल सकते हो, तो ये भी एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेबल का। कॉल स्पैन क्या होता है, जब हमें 2 या 2 से ज़्यादा टेबल कॉलम्स, जो टेबल्स के कॉलम होते हैं उसको मर्ज करना हो। और रो स्पैन क्या होता है, जब हमें 2 या 2 से ज़्यादा रोज को हमें मर्ज करना हो, ठीक है, स्पैन करना हो, तो उसको हम रो स्पैन कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे फॉर्म्स। देखो हमारे जैसे गूगल फॉर्म्स होते हैं वो भी एक तरीके के फॉर्म्स होते हैं, वैसे ही अगर आपको फॉर्म बनाना है वो भी HTML की हेल्प से, तो आप कोडिंग की हेल्प से फॉर्म भी बना सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे चेक बॉक्स होते हैं। चेक बॉक्स क्या होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं, जिसमें आप टिक 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 लगा सकते हो, तो ये हो गए आपके चेक बॉक्स, ओके। तो आपकी फॉर्म में चेक बॉक्स का भी ऑप्शन होता है, जिसकी कोडिंग इसका आपका लाइक सिंटैक्स क्या बनेगा, इनपुट टाइप, कि आपको जो है इनपुट में चेक बॉक्स चाहिए तो वो आपने सिंटैक्स जो है उसका लगा दिया। आप अभी के लिए इसका एक सिंटैक्स ही याद करेंगे, क्योंकि इसमें आई डोंट थिंक सो कि वो कोडिंग देंगे इतने टफ लेवल की, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लगेगा आपका, तो आप जो इसका सिंटैक्स याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रेडियो बटन। रेडियो बटन कैसे होते हैं, इस तरीके के रेडियो बटन होते हैं और इसका सिंटैक्स क्या होता है, इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है, तो आप फॉर्म में डलवा सकते हो। नेक्स्ट इज टेक्स्ट बॉक्स। अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स डलवाना है अपने फॉर्म में तो वो आप डलवा सकते हो, है ना। उसका लाइक सिंटैक्स क्या होगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इस तरीके से। पासवर्ड डलवाना है तो इनपुट टाइप पासवर्ड। बटन्स, अब बटन्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, सबमिट होता है, रीसेट होता है और बटन होता है, तो ये इनपुट टाइप में वो सब डाल देंगे। इमेज डलवानी है तो इनपुट टाइप में इमेज डलवा देंगे और फिर इमेज SRC का टैग भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लिस्ट। अगर आपको लिस्ट डलवानी है, ड्रॉप डाउन मेन्यू सेटअप करानी है, तो इसमें आप कैसे कर सकते हैं, सेलेक्ट टैग का यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ करेंगे, सेलेक्ट टैग का, तो उसके थ्रू हमारी जो है लिस्ट बन सकती हैं। नेक्स्ट इज कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, इस तरीके का कि हमने ये को प्रेस किया और फिर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए, तो ये जो हो गया ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो आपके सिलेक्ट स्टेटमेंट से ही, सिलेक्ट टैग से ही आपका हो जाएगा ओपन, ठीक है। तो इस तरीके से। नेक्स्ट इज़ हमारा कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये भी HTML की तरह ही एक लैंग्वेज है जिसमें आप जो है अपनी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग करते हो। डिज़ाइनिंग कैसे कि यहाँ पर ये कलर होगा, यहाँ पर ये इमेज छपेगी, उस इमेज में और थोड़े इफ़ेक्ट्स डालने हो, स्टाइल्स ऐड करने हो, फॉन्ट कलर स्पेसिंग डालनी हो, तो CSS जो है उसके लिए यूज़ होती है, ठीक है। और इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फ़ॉन्ट होता है, फ़ॉन्ट के भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, इस तरीके से। जैसे अगर मान लो मैं इसकी कोडिंग कैसे स्टार्ट होगी, लाइक इसमें अगर आपको फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ चाहिए तो आप P टैग का स्टार्ट करोगे, फिर आपने फ़ॉन्ट स्टाइल डाल दिया, इटैलिक, फ़ॉन्ट वेट डाल दिया, बोल्ड, फ़ॉन्ट साइज़ डाल दिया, फ़ॉन्ट फैमिली डाल दी और फिर आपने कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो ये एक एग्जाम्पल है CSS का, ठीक है। और देख लेते हैं इसके अंदर और क्या है। CSS सिंटैक्स का एक एग्जाम्पल भी है। जैसे मान लो आपने हेडिंग 1 स्टार्ट कर दी, इसके अंदर भी आपको डिज़ाइनिंग डालनी है। इस हेडिंग 1 का कलर जो है रेड होना चाहिए, फॉन्ट साइज 3 पिक्सल होना चाहिए और टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो अंडरलाइन होना चाहिए। फिर आपने कॉलन भी डाल दिया और कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये एक एग्जाम्पल है CSS सिंटैक्स का, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर देखो एक फ़ॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी होती है, जिसके अंदर आप जो है फ़ॉन्ट का नेम डालते हो कि आपको कौन सा चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फ़ॉन्ट स्टाइल डालते हो कि आपको इटैलिक चाहिए, नॉर्मल चाहिए। उसके बाद फ़ॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी भी डालते हो, जिसके अंदर फ़ॉन्ट के अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। फ़ॉन्ट की वेट डाल सकते हो आप कि आपको हैवी चाहिए, नॉर्मल चाहिए, बोल्ड चाहिए। फ़ॉन्ट का साइज़ डाल सकते हो, कलर प्रॉपर्टी भी है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी भी है। तो कुल मिला के अगर आपको अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना होता है तो आप HTML तो आप CSS लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो बेसिकली अभी हमने इसको थ्योरेटिकल तरीके से ही पढ़ा है। जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो आपका बेसिकली स्कूल में होगा, लैब्स में होगा, या फिर उसका पूरा ट्यूटोरियल होगा जो आपके स्कूल वाले आपको सिखाएंगे। जो आपके अभी एग्जाम्स में आएगा वो थ्योरेटिकल तरीके से ही आपको टेस्ट करेंगे, जो भी आपने प्रैक्टिकल करे हैं उस बेसिस पे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना क्लास 10th कंप्यूटर का चैप्टर साइबर एथिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड छोटा सा और ईजी सा चैप्टर है। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे
इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स एंड सिक्योरिटी के बारे में। देखो, अब ई कॉमर्स क्या होता है, जब हम अपना बिजनेस जो है वो ऑनलाइन करते हैं, ट्रांजेक्शन भी हम एक नेटवर्क के ऊपर करते हैं, तो वो होता है ई कॉमर्स। ठीक है, सी ई कॉमर्स इज द एबिलिटी टू डू बिजनेस ऑनलाइन, ठीक है, विया द इंटरनेट। अब जो ई कॉमर्स है उसके अंदर प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो प्राइवेसी होती है पार्टीज़ की, जितनी भी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जैसे जो परचेज़र है और जो सेलर है, उनकी जो प्राइवेसी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स में। ठीक है, और ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ई कॉमर्स में। लेकिन क्यों? क्योंकि फ्रॉड भी हो सकते हैं। फ्रॉड क्या होता है? इंटेंशनल, मतलब जानबूझ के किया गया फॉल्स वर्क या फिर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फैक्ट, है ना। फ्रॉड जो है वो क्रेडिट कार्ड भी फ्रॉड हो सकता है, रिफंड का फ्रॉड हो सकता है, कार्ड टेस्टिंग, फ्रेंडली फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट, फिशिंग और ट्रायंगुलेशन फ्रॉड, अलग अलग टाइप के फ्रॉड हो सकते हैं। सिक्योरिटी जो है तभी कहते हैं ट्रांजैक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आजकल इंटरनेट आ गया है तो उसमें लोग कैसे भरोसा करेंगे इंटरनेट के ऊपर कि हमें ट्रांजैक्शन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अगर इंटरनेट के ऊपर ट्रांजैक्शन में कोई भी दिक्कत आती है तो कस्टमर्स का जो विश्वास है वो उठ जाएगा ई बिज़नेस पे, अगर सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो। अब एनक्रिप्शन क्या होता है? एनक्रिप्शन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम जो है किसी दूसरे के एक्सेस से अपने मैसेजेस को बचा सकते हैं। ठीक है, मतलब मैसेजेस जो हैं हमारे सीक्रेट रहते हैं किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस से। जैसे मान लो मैं और एक पार्टी बात कर रहे हैं आपस में और हमारी जो मैसेजेस हैं वो किसी और को ना दिखे, तो एनक्रिप्शन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे मैसेजेस जो है वो सीक्रेट रखती है। ऐसे ही एक डिजिटल सिग्नेचर है, वो भी एक सिक्योरिटी प्रोविजन लिया गया है। इससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि अगर किसी पे भी मेल के नीचे डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, किसी फॉर्म में डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिक है ना। डिजिटल सिग्नेचर के अंदर ना पासवर्ड भी अटैच होता है, एज वेल एज डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी होते हैं। ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स है जिसके अंदर यूज़र नेम, यूज़र की पब्लिक की और नेम ऑफ द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी सब कुछ लिखा होता है जो कि उस सर्टिफिकेट को इशू करते हैं। और एक आपने देखा होगा, जब भी वेबसाइट का नाम आप देखोगे ना आगे से, तो HTTP और S लगा होगा और यहाँ पर जो है ना एक ताला भी बना होगा। अगर HTTPS है, HTTP नहीं की उसकी बात नहीं कर रही मैं, ठीक है, HTTPS की बात कर रही हूँ और एक ताला बना हुआ है, उस ताले को हम कहते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर। इसका मतलब हमें पता चल जाता है कि वेबसाइट जो है वो हमारी सिक्योर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्राइवेसी कंसर्न के बारे में। देखो, आजकल हैकिंग बहुत होने लग गई है, कभी फेसबुक हैक हो जाता है, कभी कोई लाइक एयरपोर्ट का जितना भी डेटाबेस है वो हैक हो जाता है। तो हैकर्स जो है काफ़ी सारे डेटा को हैक कर लेते हैं और फिर जो है वो क्या डिमांड करते हैं? पैसे डिमांड करते हैं ना। तो वो क्या करते हैं, जो कंप्यूटर के या एक नेटवर्क के या एक डेटाबेस के जितने भी सिक्योरिटी लेवल हैं उनको ब्रेक करने की, उनको इंट्रूड करने की कोशिश करते हैं, अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अब मालवेयर क्या होता है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को इम्पेयर कर देता है, ख़राब कर देता है। वो वायरस की फॉर्म में हो सकता है, स्पाईवेयर, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स की फॉर्म में हो सकता है। ये जो है हमारी फाइल्स को डिलीट कर सकता है, हमारे कंप्यूटर से जितना भी डाटा है वो कलेक्ट कर सकता है। इस तरीके से डाटा प्रोटेक्शन क्या होता है कि हम अपने डाटा को प्राइवेसी दें, हमारी इंफॉर्मेशन प्राइवेट हो, डाटा जो है हमारा वो प्राइवेट हो, डाटा जो है वो हमारा प्रोटेक्ट हो, अलग अलग मेथड्स के थ्रू, है ना। एक इंडिविजुअल प्राइवेसी राइट भी होता है। अच्छा, एनोनिमिटी क्या होता है? ये एक ऐसा तरीका है जिससे जो यूज़र की आइडेंटिटी है वो मास्क होती है, मतलब दूसरे को पता नहीं चलता उस यूज़र की आइडेंटिटी का। बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं ऐसे जिससे कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो छुप जाती है। नेक्स्ट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये कुछ ऐसे लीगल राइट होते हैं जिसमें क्या होता है, एक इंसान को, ये जो जिसने की नई इनोवेशन की है, नई इन्वेंशन की है, उसको प्रिविलेज मिल जाता है। ठीक है, या फिर इन्वेंटर्स जो होते हैं किसी भी काम की, अपनी रिसर्च वर्क या किसी के भी, जो जिसने एक नई इन्वेंशन की है मार्केट में, उनको ऐसा हक मिल जाता है, एक ऐसा राइट मिल जाता है उनकी क्रिएटिविटी के लिए।
कुछ जैसे कुछ एरियाज हो सकते हैं, लाइक आपने लिटरेचर में कोई डिस्कवरी की है या फिर आपने कुछ इन्वेंशन की है, म्यूज़िक में इन्वेंशन में, ठीक है, तो आपको एक हक मिल जाता है कि आप उस टेक्नोलॉजी को, आप उस क्रिएटिविटी को लाइक आप ही बेचोगे या फिर आप ही उसे कमाओगे कुछ सालों के लिए, ठीक है, ताकि लेकिन वो जो है ना एक गिवन टाइम पीरियड के लिए होती है, क्योंकि बाकी सबको भी तो मौका मिलना चाहिए ना, इस तरीके से। तो जो ये हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो किस किस एरिया को कवर करते हैं? इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, साइंटिफिक डिस्कवरी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर कंपटीशन, लिटरेरी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक वर्क, इन्वेंशन इन ऑल फील्ड ऑफ, मतलब चाहे कितने भी डिफ़िकल्ट आपके फील्ड हो, वहाँ पर आपकी इन्वेंशन हो, और कोई आर्टिस्ट हो, फोनोग्राम हो, ब्रॉडकास्ट हो, ट्रेडमार्क और ट्रेडमार्क, कमर्शियल सर्विस मार्क्स, कमर्शियल नेम्स, डेजिग्नेशन, एज वेल एज इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, लिटरेरी, आर्टिस्टिक फील्ड हो, ठीक है। एंड जो ये हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं वो किस किस फॉर्म में हो सकते हैं? ट्रेडमार्क की फॉर्म में हो सकते हैं, ट्रेड सीक्रेट, लेआउट डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, कॉपीराइट, पेटेंट, इस तरीके से क्या होता है, हमें राइट्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर लाइसेंस। सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है? ये एक एग्रीमेंट होता है किसके बीच में? जो कि सॉफ्टवेयर का मालिक है और जिसने सॉफ्टवेयर खरीदा है, उन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट होता है कि अगर जो परचेजर है वो इस सॉफ्टवेयर को खरीद रहा है तो उसे कुछ पीस ऑफ इंस्ट्रक्शंस मानने पड़ेंगे, रूल्स मानने पड़ेंगे, और अगर उसने वो रूल्स नहीं माने और उसने अगर रूल ब्रेक कर दिया, एग्रीमेंट ब्रेक कर दिया, तो उसके साथ क्या होगा, ये सब चीज़ें उस एग्रीमेंट में, सॉफ्टवेयर लाइसेंस के एग्रीमेंट में लिखी होती है कि वो ऐसे हमारी कॉपीज़ को सेल नहीं करेगा, इस तरीके से, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि फ्री हैं, पूरे वर्ल्ड में कोई भी इंसान, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी प्राइवेट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या फिर गवर्नमेंट इनको यूज़ कर सकती हैं। ये फ्री हैं, ओपनली अवेलेबल हैं, लोग क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी अपना कोड जनरेट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। और जो ये प्रोग्रामर्स हैं इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके दूसरी आइटम्स या दूसरी चीज़ें बना लेते हैं। ओपन सोर्स प्रोडक्ट जो है वो जो है काफ़ी ज़्यादा पब्लिकली यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारी बड़ी कंपनीज जैसे ट्विटर, फेसबुक, बीबीसी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं। फॉर एग्जांपल जो बीबीसी है वो MySQL लैंग्वेज का यूज़ करती है। और MySQL जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू जो है प्रोग्रामिंग होती है एंड काफ़ी सारी एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? ये एक एक्ट है जो कि 2002 में इम्प्लीमेंट हुआ था, और मेन प्रिंसिपल क्या है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के पीछे, कि लोगों के पास हक है कि वो जान पाए कि हमारी जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वो क्या क्या पॉलिसी बना रही हैं, क्या क्या फैसले ले रही है, क्या क्या डिसीजन ले रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें भी होनी चाहिए। इस एक्ट के तहत जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो पब्लिकली अवेलेबल होगी, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन मना नहीं कर सकती देने से। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के अनुसार हर एक को ये हक है कि उन्हें ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया है तो उन्हें पूरा बताना चाहिए कि हमने क्यों हमने क्यों आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया, हम क्यों आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते, पूरा जस्टिफाई करना चाहिए, और हर एक रिक्वेस्ट को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। डिजिटल डिवाइड क्या होता है? डिजिटल डिवाइड को आप डिजिटल स्प्लिट भी बोल सकते हो। ये एक सोशल इशू है कि जो लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं उनको मान लो एक टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में, मान लो एक टॉपिक है, दो जने हैं, एक जो है इंटरनेट यूज़ करता है और एक जो है इंटरनेट यूज़ नहीं करता है, ठीक है। तो जो इंटरनेट यूज़ करता है उसको उस टॉपिक के बारे में जो ज्ञान है, और जो इंटरनेट यूज़ नहीं करता उसको जो उस टॉपिक के बारे में ज्ञान है, तो दोनों की जो नॉलेज होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये होता है डिजिटल डिवाइड या फिर डिजिटल स्प्लिट, कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में दोनों इंसानों को अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। बेशक टॉपिक सेम है, लेकिन जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उनको अलग इन्फॉर्मेशन है, और जो इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे उनको अलग इन्फॉर्मेशन है। ये कब पॉपुलर हुआ? जब बेसिकली लेट 1990s में कंसर्न पार्टीज़ के बीच में, स्कॉलर्स, पॉलिसी मेकर और एडवोकेसी ग्रुप के बीच में, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेटिक्विट। नेटिक्विट क्या होता है? इंटरनेट एटिकेट। इसमें क्या होता है कि हम जो है ऑनलाइन जब भी वर्क करते हैं तो हमें गुड मैनर्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। गुड मैनर्स इन कम्युनिकेशन, बेसिकली ईमेल जब आप करो किसी को, फॉरम्स जब आप कलेक्ट करो, सेंड करो, ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज़ करो, तो आपको जो है अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए, क्योंकि
ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो है वो नॉन वर्बल होती है। आप जब भी ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हो तो आपको एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, अपने फैक्ट्स को अच्छे से चेक करना चाहिए जब आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। यूज़ इंटरनेट रिसोर्सेज एथिकली, आपको बहुत एथिकली इंटरनेट रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। हेल्दी डिस्कशन को प्रमोट करना चाहिए। अगर आपको कोई ट्रोल कर रहा है और बैड बैड कमेंट्स कर रहा है तो उसको आपको इग्नोर करना चाहिए। सभी को आपको इक्वली रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये याद रखना कि इफ़ यू आर टॉकिंग ऑनलाइन देन आपके वर्ड्स जो है वो परमानेंट हो जाते हैं। इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू इन एनी केस, है ना। एंड मेक योर पॉइंट इन अ नाइस। आपको अगर कोई पॉइंट समझाना है तो उसको अच्छे तरीके से समझाना है। अब प्लेगरलिज्म क्या होता है कि अगर मान लो किसी दूसरे ने कोई काम किया हुआ है, दूसरे ने अपनी खुद की लैंग्वेज में कोई आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है, उसने अपने खुद के थॉट्स, आइडियाज़ और उसका खुद का ओरिजिनल वर्क है और आपने वो रॉन्ग तरीके से चुरा लिया, दैट इज़ प्लेगरलिज्म। प्लेगरलिज्म जो है वो अलग अलग टाइप का होता है। जैसे एक कल्यूशन होता है, एक पूरा ही चुरा लिया, आधा चुरा लिया, या फिर सेल्फ प्लेगरलिज्म है, कॉपी पेस्ट कर दिया, वर्ड स्विच कर दिया, मतलब कुछ वर्ड्स चेंज कर दिए, कंसीलिंग सोर्सेज कर लिया, या फिर इनएडवर्टेंटली, ये कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ प्लेगरलिज्म है, ठीक है। और एक और हमें पढ़ना है डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। व्हाट आर डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स? ये कुछ ऐसे ह्यूमन राइट्स होते हैं या फिर लीगल राइट्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल को क्या अलाउ करते हैं कि वो एक्सेस कर सके, यूज़ कर सके, क्रिएट कर सके, पब्लिश कर सके डिजिटल मीडिया, या फिर कोई भी कंप्यूटर को एक्सेस कर सके, यूज़ कर सके, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को भी वो यूज़ कर सके। सो दैट इज़ डिजिटली आप जो है वो यूज़ कर सकते हो किसी भी नेटवर्क को, कंप्यूटर को, इस तरीके से। तो दैट इज़ डिजिटल प्रॉपर्टी राइट। एंड आई होप आपको चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा। हमारा चैप्टर इतना ही था। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।